हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आईसीएफ मॉडल के बारे में इन डिटेल। ये आपकी दैट इज ऑफ यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 10 इंक्लूसिव एजुकेशन के बी पार्ट का सेकंड ही टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज बेस्ड ऑन आईसीएफ मॉडल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना जरूरी है कि आईसीएफ मॉडल है क्या, कब स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट करते हैं। आईसीएफ मॉडल मीन्स की इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग disability and health was developed by WHO to provide a universal framework for describing and measuring health and disability. बेसिकली ये डेवलप किया गया था WHO के द्वारा, ताकि हम मेजर कर सके, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बन सके और वहाँ पे मेजर कर सके हेल्थ बच्चों की, है ना, इंटरवेंशंस ले सके और डिसेबिलिटीज कैसे कैटेगराइज करनी है उन सब के बारे में इन्होंने बताया था। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपके पेपर में, दैट इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। तो ये WHO के द्वारा स्टार्ट किया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है कि आईसीएफ किसने स्टार्ट किया था या फिर किसने इसको रन किया था, एंडोर्स किया था। ओके, तो WHO ने किया था। कब किया था? 22 मई 2001 में। ओके, और इसको एग्री करने वाली कंट्रीज थी 191। ओके, 191 मेंबर स्टेट्स थे यहाँ पे। और ये हुआ था 54th असेंबली में। ठीक है, 54th असेंबली में, दैट इज ऑफ WHO। उसमें ये स्टार्ट किया गया था, दैट इज ऑन 22 मई 2001। ओके, ये याद रखने की जरूरत है कि कब स्टार्ट किया था और WHO के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये। रादर देन डिफाइनिंग डिसेबिलिटी एज प्योरली मेडिकल कंडीशन, तो इन्होंने बात रखी थी कि जो डिसेबिलिटी है वो प्योरली मेडिकल कंडीशन ही नहीं है, मतलब उसमें सिर्फ आपके इलाज और आपको दवाई वगैरह देना यही नहीं है, बल्कि क्या है, the ICF model views that it result of interaction between health condition, personal factors and environmental factors. बेसिकली डिसेबिलिटीज को हम एक ही नजरिए से देखते हैं कि जो इम्पेयरमेंट है या फिर जिसका कोई भी अंग खराब है ना, जो 21 डिसेबिलिटीज हैं हमारे हमारे RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग, हम उन्हीं को डिसेबिलिटीज मानते हैं। पर इन्होंने बोला कि सिर्फ प्योरली मेडिकल कंडीशन ही नहीं है, वो हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। हेल्थ कंडीशन की वजह से, जैसे डिजीज हो गई, आपको डिसऑर्डर हो गया, इंजरीज हो गई, है ना, आपके पैर में फ्रैक्चर आ गया, वो बहुत ज्यादा सीवियर हो गया। ओके, वो भी डिसेबिलिटी है, क्योंकि डिसेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप कुछ भी करने के लायक, मतलब जो चीज खराब है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पैर में फ्रैक्चर है तो आप पैरों से डिसेबल्ड हो, कि आप पैरों से जो एक्टिविटीज है वो नहीं कर पाओगे, है ना। तो इन्होंने बात की थी हेल्थ कंडीशन के बेस पे हो सकती है, पर्सनल फैक्टर्स के बेस पे हो सकती है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और एनवायरमेंटल फैक्टर के बेस पे। तो मेडिकल कंडीशन को इन्होंने बिल्कुल नकारा था, बिल्कुल बिल्कुल इन द सेंस कि इन्होंने बोला था कि सिर्फ मेडिकल कंडीशन ही नहीं, और भी अदर फैक्टर्स है जिसकी वजह से इंसान डिसेबल्ड हो सकता है। तो वो हेल्थ कंडीशन हो गई, पर्सनल फैक्टर्स हो गए और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। ओके, स्टार्ट करते हैं। आईसीएफ दैट इज बायो साइको सोशल मॉडल। ओके, बायो साइको सोशल मॉडल। तो आईसीएफ को बायो साइको सोशल मॉडल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये दोनों तरह के मॉडल को कंबाइन करता है। कि डिसेबिलिटी क्या है, मेडिकल मॉडल भी है और सोशल मॉडल भी है। मेडिकल मॉडल मीन्स डिसेबिलिटी कोज्ड बाय डिजीज या इम्पेयरमेंट, कि कोई अंग खराब होने से आपको कोई काम करने में दिक्कत आ रही है ना, तो वो भी है। और दूसरा, जो आपके डॉक्टर्स के पास जाके आपका इलाज करवा के ठीक हो सकती है। दूसरा सोशल मॉडल भी है, डिसेबिलिटी कोज्ड बाय बैरियर्स इन सोसाइटी, की आप किसी ना किसी रीजन की वजह से कोई काम नहीं कर पा रहे हो। जैसे एक तो ये हो गया कि आप क्या, जैसे आप बोल सकते हो कि आपकी एज, आपका एज फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है कि आप कोई एम्प्लॉयमेंट लेनी है ना, मतलब आपको रोजगार बनना है, या फिर आपको नौकरी लेनी है। तो आपको क्या चाहिए, आपको एज फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप 28 27 जो एज क्राइटेरिया रख देते, उसके बाद आप उस दैट इज स्पेसिफिक जॉब में फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, तो आप डिसेबल्ड हो एक तरह से, है ना, उस जॉब के एम्प्लॉयबिलिटी स्टेटस के लिए। ओके, बेसिकली सोशल मॉडल है जो बैरियर बनता है सोसाइटी में किसी भी काम के लिए, और दूसरा मेडिकल मॉडल, इन दोनों पे ही फोकस करता है आईसीएफ मॉडल। ओके, आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज बेस्ड ऑन द आईसीएफ। जो हमारा टॉपिक है, जो आपके एजुकेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है कि डिसेबिलिटीज कौन कौन सी है, तो इम्पेयरमेंट है, एक्टिविटी लिमिटेशंस है और पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शंस है। इम्पेयरमेंट क्या हो गया कि आपको बॉडीली कोई दिक्कत हो गई, है ना, आपको दिख नहीं रहा है, आप सुन नहीं पा रहे हो, आपके दिमाग में थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, आप चीज़ों को याद नहीं कर पा रहे हो, तो वो इम्पेयरमेंट हो गई, है ना।
और एक्टिविटी लिमिटेशन हो गई कि आप कुछ काम नहीं कर पा रहे किसी भी चीज़ की वजह से, है ना, कि आपका जो पैर सो गया है और फिर आप उसके बाद उठ नहीं पा रहे हो, या फिर आपके पैर में वो मूवमेंट्स नहीं लग रही आपको। ओके, तो वो एक्टिविटी लिमिटेशन। और पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन मतलब कि आपको किसी ना कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आप उस जगह पे, आप उस सोसाइटी में, या फिर आप किसी भी एक एरिया में लेकर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो। तो वो कोई भी रीजन हो सकता है सोशल। ओके, सो एक एक करके पढ़ते हैं इसके बारे में। इम्पेयरमेंट क्या हो गया? दीज आर प्रॉब्लम इन बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर, कि आपके बॉडी फंक्शंस में, मतलब आप जो काम करते हो शरीर को यूज करके, वो स्ट्रक्चर में, मतलब बनावट में आपको कोई दिक्कत है ना, जैसे कि लॉस और एबनॉर्मेलिटी इन एनाटॉमिकल पार्ट, एग्जांपल मिसिंग लिम्ब, कि आपका कोई अंग नहीं है, आपके हाथ नहीं है, आपकी उंगलियां नहीं है, या फिर आपके पैर नहीं है, तो इस तरह से, या ब्रेन इंजरी की वजह से। ओके, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस, एग्जांपल मेमोरी लॉस और हियरिंग लॉस। सो ये क्या है? ये इम्पेयरमेंट्स है। जैसे एग्जांपल्स आ गए, पैरालिसिस है ना, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है कि वो सोच नहीं पा रहा है, चीज़ें नहीं कर पा रहा है ढंग से, पैरालिसिस हो गया, अपंग हो गया है, या फिर ब्लाइंडनेस, या फिर लो विजन है, या फिर सुन नहीं पा रहा है, डेफ है ना, तो वो सब किसमें आ गए? इम्पेयरमेंट्स में आ गए। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है कि आपकी सोचने की शक्ति बहुत कम हो चुकी है। ओके, मेंटल इलनेस है आपको, तो ये क्या हो गए? इम्पेयरमेंट हो गए। आफ्टर दैट इज द एक्टिविटी लिमिटेशन। तो एक्टिविटी लिमिटेशन में दीज आर डिफिकल्टीज इन इंडिविजुअल में हैव इन एग्जीक्यूटिंग टास्क और एक्शन, कि कोई काम करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी डिफिकल्टी को बोलेंगे एक्टिविटी लिमिटेशन, की आप किसी ना किसी एक्टिविटी को कर नहीं पा रहे हो। ओके, तो एक्टिविटी लिमिटेशन वैरी इन सीवियरिटी एंड आर इन कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। तो ये क्या है? मतलब सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। थोड़ी बहुत ही, जैसे फ्रैक्चर आ गया आपके पैर में, तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है तो नहीं कर पाओगे। ओके, सो एग्जाम्पल क्या है? जैसे डिफिकल्टी वॉकिंग, आप चल नहीं पा रहे हो, ट्रबल फीडिंग और ड्रेसिंग वन सेल्फ, कि आप खाना भी नहीं खा पा रहे हो, खुद को ड्रेस भी नहीं पहना पा रहे हो, मतलब खुद की क्लॉथिंग भी नहीं कर पा रहे हो आप, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कि आप बोल भी ढंग से नहीं पा रहे हो, क्या बबला रहे हो या तुतला रहे हो, जो भी है। ओके, तो ये सारे क्या हो गए? एक्टिविटी लिमिटेशन हो गई, कि आप कोई काम ढंग से नहीं कर पा रहे हो। थर्ड इज द पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन, कि आप क्या कर रहे हो? आप उस जगह पे या उस सोसाइटी में, उस कम्युनिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ सम बैरियर्स, या फिर कोई भी चीज़, है ना। तो दीज आर प्रॉब्लम इन इन्वॉल्वमेंट इन लाइफ सिचुएशन इंक्लूडिंग सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिटी लाइफ। सो इसमें क्या एग्जाम्पल है? बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, कि आप एज फैक्टर की वजह से, या फिर फिजिकल क्राइटेरिया की वजह से आप नहीं एम्प्लॉयमेंट ले पा रहे हो किसी एक स्पेसिफिक जॉब में, तो आप डिसेबल्ड हो उसके अकॉर्डिंग। ओके, बैरियर्स इन एजुकेशन, की आप एजुकेशन नहीं ले पा रहे हो किसी भी बेसिस की वजह से, जैसे आपके पास मनी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है अदर। ओके, अपने सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से। और आफ्टर दैट इज लैक ऑफ पार्टिसिपेशन कम्युनिटी इवेंट्स ड्यू टू इनएक्सेसिबल एनवायरनमेंट, कि फॉर एग्जांपल आप डिसेबल्ड हो, मतलब डिसेबल इन द सेंस कि आप चल नहीं पा रहे हो, तो आपको व्हील चेयर नहीं मिली, तो इस वजह से आप वहाँ पे क्या हो? वहाँ पे आप डिसेबल्ड हो। अगर आपको व्हील चेयर नहीं मिलेगी तो आप वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे किसी भी इवेंट में, या फिर कोई भी कम्युनिटी गैदरिंग में। ओके, तो ये क्या हो गई? ये हो गए पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शंस के एग्जांपल्स, या फिर डिसेबिलिटी जो आईसीएफ मॉडल ने बताई है 3 तरह की। कौन कौन सी? इम्पेयरमेंट, एक्टिविटी लिमिटेशंस और पार्टिसिपेशन एंड रेस्ट्रिक्शन। ओके, आफ्टर इट इज हम आते हैं नेक्स्ट पे, इंटरेक्शन विद कॉन्टेक्चुअल फैक्टर। जो आपके कॉन्टेक्चुअल फैक्टर है उनसे इंटरेक्शन में क्या बताया गया है? तो आईसीएफ रिकॉग्नाइज दैट डिसेबिलिटी इज नॉट स्टैटिक, स्टैटिक नहीं है, मतलब हमेशा के लिए नहीं है, कभी सेम ही नहीं होती, ये डिपेंड होती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे और पर्सनल फैक्टर्स पे, जो ये पहले से ही बोलता आ रहा है। एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे व्हील चेयर एक्सेस नहीं मिल पा रही है आपको, या फिर मिल रही है तो आप डिसेबल्ड नहीं हो, अगर नहीं मिल रही है तो आप डिसेबल्ड हो, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो। सोशल एटीट्यूड्स की वजह से, कि सोसाइटी में आपको कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। सोशल और लॉज, है ना, कि लॉज आपके हित में है या फिर आपके अगेंस्ट में है। सो बेसिकली एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। पर्सनल फैक्टर की, एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या, जैसे आप बिजनेस में हो या फिर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जो भी हो, जहाँ पे आपको एक्सेस नहीं मिल पा रही, आपको रैंप नहीं मिल पा रही, आप एजुकेशन ले रहे हो बट आप डिसेबल्ड हो, आप ऊपर चढ़ नहीं सकते सीढ़ियाँ, है ना, तो आपके लिए बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है, असिस्टिव डिवाइसेज ही नहीं है, तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर हो गए। और पर्सनल फैक्टर क्या हो गए? जैसे एज हो गई, आपकी एजुकेशन हो गई, कॉपिंग स्टाइल्स हो गई और इनकम हो गई। तो ये क्या है? ये आपके पर्सनल फैक्टर है, कि जिस वजह से आप किसी काम को करने में
योग्य नहीं हो या फिर नहीं कर पाओगे। ओके, सो अ पर्सन विद अ मोबिलिटी इम्पेयरमेंट मे नॉट एक्सपीरियंस अ डिसेबिलिटी इफ दे हैव एक्सेस टू असिस्टिव टेक्नोलॉजी और सपोर्टिव एनवायरनमेंट। कि एक पर्सन को मोबिलिटी इम्पेयरमेंट तब नहीं होगी, मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा अगर उसके पास सारी जो डिवाइसेस है उसके अकॉर्डिंग, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग अगर वो अवेलेबल है, तो वो उस अपनी जो इम्पेयरमेंट है, जिस जहाँ पे उसको प्रॉब्लम है, वो दैट इज एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा ना, उसे दिक्कत नहीं आएगी। ओके, आफ्टर दैट इज कोडिंग बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं इसमें कुछ, दैट इज आईसीएफ में, कि आप कैसे कोड करोगे कि किसकी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है, किसकी कम है। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी और कॉन्टेक्चुअल फैक्टर जैसे फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी में हमने पढ़ा था बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स में, है ना, और एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन 3 तरह की पढ़ी थी। फिर कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स में एनवायरमेंटल फैक्टर आ गए और पर्सनल फैक्टर्स आ गए। ओके, सो आफ्टर दैट इज आप कैसे बता पाओगे कि कोई डिसेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, कितनी सीवियर है, कितनी मॉडरेट है या फिर कितनी कम है। तो उसमें ये एक तरह से ये कोडिफाई दे रखा है, जैसे एस है ना, एस का मतलब क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर्स। अगर एस है तो मतलब बॉडी स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है। ओके, और एस है, फिर उसके बाद पॉइंट के आगे जैसे यहाँ पे 3 और 6 लिखा हुआ है। ओके, 3 और 6 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ है इसको मानेंगे हम, क्या मानेंगे कि अगर 6 है तो इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा डेविएटिंग पोजिशन पे है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम है। ओके, अगर 0 होता तो नो चेंज इन स्ट्रक्चर, की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चोट है ना। और टोटल एब्सेंस, 1 का मतलब टोटली एब्सेंस है। ओके, और फिर पार्शियल एब्सेंस है और एडिशनल पार्ट है, दैट इज डिसकॉन्टिन्यूटी है, डेविएटिंग पोजीशन है, क्वालिटेटिव चेंज इन स्ट्रक्चर है, नॉट स्पेसिफाइड, नॉट एप्लीकेबल। तो इस तरह से इन्होंने कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं कि जिसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि इम्पेयरमेंट का नेचर या फिर इम्पेयरमेंट के लेवल कितना ज़्यादा है। ओके, और इन्होंने जो आपने पढ़े थे अभी बॉडी फंक्शन स्ट्रक्चर्स और एक्टिविटी पार्टिसिपेशन एनवायरमेंटल फैक्टर, तो उनको कोड दिए हुए हैं। अगर बी लिखा हुआ है किसी भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, तो इट मीन्स क्या है, ये बॉडी स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे क्या है, एंकल जॉइंट इज सीवियरली इम्पेयर्ड, ये जो एंकल जॉइंट है इसके फ्रैक्चर जो आया हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे 6 लिखा हुआ है। ओके, सो आफ्टर दैट कि अब यहाँ पे देखो आईसीएफ डिसेबिलिटी कोड्स क्या है कि बी के लिए बॉडी फंक्शन है ना, जैसे बी लिखा हुआ है तो सीइंग फंक्शन। ओके, और दैट इज बॉडी स्ट्रक्चर के लिए अपर एक्सट्रीमिटी, यहाँ पे एस लिखा हुआ है तो एस एस डिनोट करेगा बॉडी स्ट्रक्चर्स को, डी डिनोट करेगा एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन को, और ई डिनोट करेगा एनवायरमेंटल फैक्टर्स को। ओके, तो ये डिनोशन है, आ भी सकता है पेपर में और नहीं भी आ सकता है, बाकी आपको करके जाना है, क्योंकि एक बार याद है आपको एसडीजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया था। नॉर्मली एसडीजी से रिलेटेड आते थे कि कितने गोल्स हैं, कौन सा एजुकेशन से रिलेटेड है, ऐसे। बट अब की बार मतलब लास्ट टाइम पूछा गया था कि एसडीजी के अंदर का टॉपिक, मतलब उसमें कितने आप बोल सकते हो कि उसमें कितने गोल्स हैं, कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आईसीएफ को भी ढंग से पढ़ के जाना, इसलिए डिटेल में बताया है आपको कि आप डिटेल में इसकी जानकारी ले सको। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी वीडियो। कोई भी डाउट रह गया इससे रिलेटेड या फिर कोई और टॉपिक चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, और कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।